हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज का वीडियो यहाँ पे बहुत शानदार होने वाला है और क्लास 12th का इंग्लिश हमने शुरू किया है, जहाँ पर चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर, यानी लेखक का परिचय। किस चीज़ का लेटर भाई? तो लेखक हमारा किस चीज़ का है? वो राइटर तो वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अर्थात इंडियन का मतलब होता है भारतीय, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता और कल्चर का मतलब संस्कृति होता है। लेखक परिचय मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर पढ़ेंगे, जहाँ पर राइटर और ऑथर किसको कहते हैं? लेखक को कहा जाता है। लेखक या इसी को हम लोग राइटर बोलते हैं अंग्रेजी में, और ऑथर मतलब भी लेखक ही होता है। वो लेखक महोदय कौन है? वो है ऑथर यानी लेखक महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जिनका पैसों पर फोटो होता है, बहुत ही बड़ा नाम भारत का। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का राइटर कौन है? महात्मा गांधी। पहला सवाल तो आपको यहाँ से बन जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि आखिर क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग का पहले मुकेश सर कॉन्सेप्ट हमारा चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम कंप्लीट यहाँ पर आपको बिहार बोर्ड की तैयारी 2027 की कराने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हम यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसका परिचय हम लोग शुरू कर चुके हैं। इसका लाइन 1 में देखिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि हमें समझने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट देखिए, लाइन 1 कह रहा है कि इंग्लिश में मोहनदास करमचंद गांधी 1869 से 1948 तक, यानी 1869 में इनका जन्म होता है और 1948 में इनका मृत्यु हो जाता है। महात्मा गांधी का कार्यकाल बताया गया है कि भाई इन्होंने 1869 में इनका जन्म होता है और 1948 में ये इनकी मृत्यु हो जाती है। तो पूरी कहानी क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी पॉपुलरली नोन एज बापू, यानी कि पॉपुलरली का मतलब होता है फेमस, किसी नाम से क्या होना? फेमस होना। तो फेमस बेचारा किस नाम से हुए? नाम हुआ बापू। इन्हें बापू भी कहा जाता है, और मतलब या द फादर ऑफ नेशन, अर्थात भारत का राष्ट्रपिता। भारत का क्या? राष्ट्रपिता या राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन लीडर। अर्थात इसका मतलब हुआ कि अधिक अधिक रूप में फेमस हुए। किस चीज़ के बारे में? वो स्पिरिचुअल लीडर यानी कि होता है आध्यात्मिक नेता। आध्यात्मिक नेता और पॉलिटिशियन का मतलब होता है राजनेता। तो यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि स्पिरिचुअल लीडर, यानी कि ये बेचारा जो महात्मा गांधी जी थे वो आध्यात्मिक लीडर ज़्यादा रहे, लेकिन पॉलिटिशियन के रूप में कम रहे। पॉलिटिशियन के बारे में इनको कम जाना जाता है, आध्यात्मिक लीडर ज़्यादा जाना जाता है। नॉन, यहाँ पर आप देखिए मीनिंग जो कि मैंने हिंदी में आप लोगों के लिए लाया हूँ। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अंग्रेजी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका हिंदी मतलब नहीं पता होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉपुलरली। पॉपुलरली नोन का मतलब क्या होता है? लोकप्रिय रूप में जाने जाना। यानी यहाँ पर गांधी जी लोकप्रिय है, लोगों के लिए प्रिय है, और वो जाने जा रहे हैं किस नाम से? जाने जा रहे हैं बापू के नाम से। फादर ऑफ नेशन अर्थात राष्ट्रपिता के नाम से। स्पिरिचुअल लीडर यानी कि आध्यात्मिक नेता, और पॉलिटिशियन का मतलब राजनेता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसान में व्याख्या मैंने करके समझा दिया है आपको किस रूप में वो जाने जाते हैं। लाइन 2 देखिए क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ही सक्सेसफुली, यानी कि वो सक्सेसफुल हुए, सफलतापूर्वक। मतलब वह सफलतापूर्वक यूज मतलब इस्तेमाल किया। क्या चीज़ का इस्तेमाल किया उन्होंने? ट्रूथ मतलब सत्य, एंड मतलब और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। अहिंसा और सच्चाई, सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया यहाँ पर किसने? महात्मा गांधी ने। चीफ वेपन का मतलब क्या होता है? मुख्य हथियार के रूप में। मुख्य हथियार के रूप में क्या इस्तेमाल किया महात्मा गांधी ने? क्या इस्तेमाल किया? तो उन्होंने सत्य और अहिंसा के रूप में इस्तेमाल किया, मुख्य हथियार के रूप में। अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब किसके खिलाफ? ब्रिटिश रूल, यानी अंग्रेजों के जो नियम कानून थे उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े इन इंडिया, भारत में। एंड हेल्प, हेल्प मतलब भारत को सहायता किया, भारत को। इंडियन गेन इंडिपेंडेंस अर्थात गेन इंडिपेंडेंस का मतलब होता है भारत को आज़ादी दिलाने में इनका भूमिका रहा। तो भारत की आज़ादी दिलाने में मेन भूमिका किसका था? महात्मा गांधी का। चीफ वेपन्स में किसका इस्तेमाल किया? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का, अर्थात सच्चाई और सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। ठीक है, आगे आते हैं। इसका पूरा यहाँ पर आपको देखिए वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, मैंने आप लोग के लिए किया है ताकि आप आसानी से समझ पाए। ट्रूथ का मतलब क्या होता है? सत्य होता है। नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा होता है। चीफ वेपन्स का मतलब मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग किया। ब्रिटिश रूल का मतलब ब्रिटिश का शासन। गेन इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये इस्तेमाल किया। लाइन नंबर 3 को देखते हैं। आगे यहाँ पर सारी बात की गई है। गांधी जी ने क्या कहा है देखिए। तो गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ा, हिंसा ही नहीं बल्कि सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। उन्होंने लोगों को शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत को 15 अगस्त 1947 को क्या मिल गया? स्वतंत्रता मिल गई। गांधी जी के दो बड़े हथियार कौन है? सत्य है और एक अहिंसा है। अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है देखिए, यहाँ पे लाइन 3 बोल रहा है यहाँ पर कि फ्रॉम 1915 से 1948, 1915 टू 1948, मतलब 1915 से लेकर के 1948
के बीच ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि भारत को उन्होंने 1915 से लेकर के 1948 तक भारत में पूरी तरह से एक बहुत बड़ा नेता के रूप में उभरे। इनसे बड़ा नेता कोई इंडियन पॉलिटिक्स में नहीं था उस जमाने में, 1915 से लेकर 1948 के बीच में। और उन्होंने डोमिनेटेड का मतलब होता है प्रभाव बनाए रखा, किसमें? भारत के इंडियन पॉलिटिक्स मतलब भारत की राजनीति में। इंडियन पॉलिटिक्स मतलब क्या था? भारतीय राजनीति में इन्होंने सबसे बड़ा काम करने का काम किया। किसने? कब से कब तक किया? 1915 से लेकर 1948 के बीच में किया है। आगे कहता है, यहाँ पर देखेंगे आसान भाषा में मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद लेकर 1948 तक, यानी 1915 से लेकर के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद 1948 तक गांधी जी भारतीय राजनीति में सबसे प्रभावशाली नेता रहे। सबसे प्रभावशाली, इनका प्रभाव पूरे जनता के एक एक बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिला, पुरुष सबके अंदर था। इस वजह से ये सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कहलाए। स्वतंत्रता आंदोलन के लगभग हर महत्वपूर्ण निर्णय उसके नेतृत्व में लिए गए। कोई भी निर्णय लेना होता था, इनके अलावा वहाँ पे कोई लेने वाला नहीं होता था। इनसे बेहतरीन निर्णय कोई नहीं ले पाता था। तो सारे लोग इन्हें बापू कहते थे और इनकी बात को मानने का काम करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पॉइंट के लिए क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है कि बताइएगा कि भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव कब तक रहा? 1915 से 1948 तक आपको आंसर करना है। अगला लिखिए लाइन नंबर 4 पे, देखिए क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, ही डेड एट द हैंड्स ऑफ ए फेनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, यानी कि ही डेड मतलब वो मारा गया। किसके हाथों में? किसके हाथों मारा गया? फेनेटिक मतलब होता है कट्टरपंथी। क्या होता है जी? कट्टरपंथी के हाथों मारा गया। डेड एट द हैंड्स ऑफ मतलब के हाथों होना, मतलब उनके हाथों से उनकी मृत्यु हो गई। 30 जनवरी 1948 को भारत का एक बहुत बड़ा लीडर मारा गया। और वो व्यक्ति जो थे, कौन ने मारा उनको? कट्टरपंथी व्यक्ति थे, उसका नाम था नाथूराम गोडसे। इन्होंने आकर के लगातार 3-4 गोलियां मार दी और ये हमारे गांधी जी हे राम कहते हुए इस दुनिया से चलो से। आसान भाषा में व्याख्या क्या है कि 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी व्यक्ति द्वारा गांधी जी का हत्या कर दिया गया और उनकी मृत्यु पूरे देश का एक बहुत बड़ा क्षति हुआ। एग्जाम पॉइंट के लिए क्या पूछ सकता है? गांधी जी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गई। आगे देखिए क्या कहता है, बहुत ही शानदार, लाइन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट आपको समझना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है हिज ऑटोबायोग्राफी, मतलब उनके ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है? होता है कि जो अपने बारे में लिखते हैं, ठीक है ना, अपने बारे में। ऑटो मतलब खुद का, बायोग्राफी मतलब खुद के बारे में लिखा हुआ किताब को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। उसमें ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखा उन्होंने? एक बुक लिखा, एक ऐसा जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई मतलब मेरा, मेरे एक्सपेरिमेंट मतलब मेरे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इस तरह से उन्होंने कहा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग इसका पूरा नाम होता है। एंड द न्यूमरियस आर्टिकल्स मतलब लेख दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, मतलब एक आर्टिकल्स भी लिखा जिसका नाम था यंग इंडिया, मतलब होता है यंग मतलब युवा और इंडिया मतलब भारत, युवा भारत उन्होंने लिखा था। एंड द स्पीचेस दैट द डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट एसोसिएशंस के लिए, बहुत सारे एसोसिएशन के लिए उन्होंने बहुत सारे स्पीच भी दिए, भाषण भी दिए। रिवील हिम नॉट ओनली ही इज ए ओरिजिनल थिंकर, वो एक नंबर ओरिजिनल थिंकर थे, बट मतलब लेकिन ऑल्सो एज ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, है ना, तो बहुत बड़े व्यक्ति और आइडोमेटिक इंग्लिश का बहुत बड़े ज्ञाता थे, मास्टर थे, तो इनके जैसा कोई नहीं था वहाँ पर। मीनिंग्स देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वाला। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, मतलब खुद के बारे में लिखा हुआ। ओरिजिनल थिंकर का मतलब होता है मौलिक विचारक, जो मौलिक विचार रखते हैं, शुद्ध विचार जिसके अंदर आता है। कास्ट इंग्लिश का मतलब होता है शुद्ध अंग्रेजी वाले विचार का। आइडियोमेटिक का मतलब होता है मुहावरेदार अंग्रेजी, और न्यूमरियस का मतलब होता है अनेक। बहुत सारे ऐसे उन्होंने स्पीच दिए जो कि भारत में बड़ा फेमस हुआ। आसान भाषा में कुछ व्याख्याएं, जैसे कि गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखा नामक आत्मकथा लिखी थी। ये आत्मकथा पूछेगा तो बायोग्राफी का नाम हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एंड उन्होंने यंग इंडिया लिखा जिसका नाम है पत्रिका, ये पत्रिका था, यंग इंडिया एक पत्रिका था। आगे कहते हैं लेख भी लिखे, बहुत सारे लेख भी लिखे और कई प्रेरणादायक भाषण भी रहा, बहुत सारे प्रेरणादायक भाषण भी दिए। और इन रचनाओं से पता चलता है कि वे केवल महान नेता ही नहीं बल्कि मौलिक विचारक भी थे, बहुत मूल विचार भी सोचते थे, ऐसे विचार सोचते थे जो भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता था। शुद्ध एवं प्रभावशाली अंग्रेजी के महान लेखक थे। और एग्जाम पॉइंट व्यू से क्या पूछेगा? गांधी जी एक महान लेखक थे, गांधी जी एक महान लेखक थे, विचारक और वक्ता भी थे। वक्ता मतलब स्पीच देने वाला, भाषण देने वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट। लाइन नंबर 6 क्या कहता है, इसको देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्या बोल रहे हैं कि इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, मतलब जो भी हम जो पढ़ रहे हैं, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है अंश,
कि जो हम अंश पढ़ रहे हैं, कौन सा अंश, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये एक अंश है, किसका अंश है, जो गांधी जी ने लिखा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो लिखा है वो उन्हीं का एक अंश है, कौन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गांधी जी टॉक्स, गांधी जी कहते हैं किसके बारे में, तो साउंड फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड पैसेज ऑफ द टाइम। इसका अर्थ है, एक्सट्रैक्ट का मतलब हो गया अंश, ठीक है ना, साउंड फाउंडेशन का मतलब होता है मजबूत नींव, और बीथ स्टूड का मतलब होता है दृढ़ता से सामना किया, किसी भी कोई भी समस्या इनके सामने आई उस समस्या से उनको ने बिल्कुल लोहे की तरह खड़ा रहा और वो हिले नहीं। पैसेज ऑफ द टाइम का मतलब था समय का प्रवाह, इस समय के प्रवाह के साथ बहुत मजबूती से काम किया। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में आगे कहते हैं, हिंदी व्याख्या में इनका जो मैंने लिखा है उसमें यह है कि इस पाठ में, यानी कि कौन सा पाठ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी बताते हैं कि भारतीय सभ्यता की नींव बहुत ही मजबूत है और हजारों वर्षों से अनेक कठिनाइयों के आने के बाद भी भारतीय सभ्यता अपने मूल सिद्धांतों और संस्कारों के कारण आज भी सुरक्षित और जीवित है। कि कुछ भी हो गया, कितने भी कठिनाई आए भारत में, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी सभ्यता नहीं खोई, अपने संस्कार नहीं खोए, ये आज भी जीवित है, इसीलिए ये सबसे मजबूत है ना। आगे कहता है एग्जाम पॉइंट के लिए कि भारतीय सभ्यता का सबसे बड़ी शक्ति जो है उसकी मजबूत और नैतिक सांस्कृतिक नींव है। अगर ये नहीं होती तो आज संस्कृति का क्या ही वैल्यू बचता, क्या ही इज्जत बचता। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है। 7 लाइन में क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी देशों के जो सभ्यता थे उनके बारे में कह रहे हैं, विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटरलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स मोरल बीइंग। अर्थात यानी कि जो पश्चिमी सिविलाइजेशन है वो हमारे भारत से क्या करते हैं, तुलना करते हैं, और वो कभी कैन नॉट मैच का मतलब होता है कि कोई भी भारत के सभ्यता से मैच नहीं कर सकता वो, क्योंकि भाई उसका जो है ना प्रिविलेज वो है मेटरलिटी को देखता है, वो भौतिक सुख देखते हैं, लेकिन भारत के लोग आध्यात्मिक सुख को देखते हैं। एलिवेट्स मोरल बीइंग, यानी कि यहाँ पर मोरल, यहाँ इनका जो है मानवता सबसे बड़ी चीज़ है, नैतिकता सबसे बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब पश्चिमी सभ्यता, जो यूरोप की सभ्यताएं थी, जो रोमन की सभ्यताएं थी, उनकी बात हो रही है। मेटरलिटी का मतलब होता है भौतिकता, यानी भौतिक गुणों पर खुशी होती है, लोग को भाई एसी पंखा बढ़िया रहेगा उसमें खुश रहता है, लेकिन लोग यहाँ पे आध्यात्मिक से खुश रहते हैं, अपने माता पिता से खुश रहते हैं। मोरल बीइंग का मतलब नैतिकता की बात हो रही है। एलिवेट्स का मतलब क्या होता है, एलिवेट्स का मतलब होता है ऊंचा उठाने का काम करता है। तो भारत की सभ्यता ऊंचा उठाने का काम करता है और दूसरे देशों की सभ्यता जो है उसे नीचा दिखाने का काम करता है। कैन नॉट मैच का मतलब बराबरी नहीं कर सकता, ये भारत की सभ्यता को कोई बराबर नहीं कर सकता है, यहाँ पे ये बात। उसके बाद देखिए हिंदी में क्या कह रहे हैं कि व्याख्या में कि सबसे बड़ी पूंजी इनके लिए क्या है। हिंदी गांधी जी के अनुसार कि पश्चिमी सभ्यता धन, भौतिक सुख सुविधाओं का विलासिता को महत्व देती है, जबकि भारतीय सभ्यता सत्य, नैतिकता, आत्मसंयम और आध्यात्मिक मूल्यों का सर्वोच्च स्थान देती है। इसलिए भारतीय सभ्यता अधिक श्रेष्ठ है, अस्थायी मानी जाती है, और उनकी सभ्यता कमजोर मानी जाती है। ये बात इनका कहना है। इसके साथ साथ एग्जाम पॉइंट के लिए क्या कहते हैं, गांधी जी के अनुसार भारतीय सभ्यता वास्तविक शक्ति उसके नैतिक मूल्य है, ना कि भौतिक संपत्ति है भाई। तो ये चीज़ें इन्होंने कहा गांधी जी ने। अगर वन लाइनर एग्जाम रिव्यू में क्या क्या एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देखें अंतिम, क्योंकि इसके बाद आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। यहाँ पे देखेंगे ऑथर का नाम महात्मा गांधी, जन्म इनका कब हुआ, बर्थ का मतलब होता है जन्म, ऑथर का मतलब होता है लेखक, बर्थ मतलब जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, डेथ मतलब कब मर गए 30 जनवरी 1948 को, याद रखना है। पॉपुलर नाम मतलब किस नाम से वो पॉपुलर व फेमस हुआ, तो बापू, फादर ऑफ द नेशन, यानी कि भारत का राष्ट्रपिता। उसके बाद ऑटोबायोग्राफी में क्या हो जाएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये हो जाएंगे। फिर आगे कहते हैं मैगजीन, अगर यानी जो मैगजीन जो लिखे उसका मैगजीन में क्या हो जाएगा, यंग इंडिया मतलब युवा भारत। मेन वेपन्स का मतलब कौन मेन हथियार थे जिस हथियार से लड़ाई किया उन्होंने, सत्य एंड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस मतलब सत्य और अहिंसा पर विशेष फोकस दिया। और मेन थीम जो था, किस थीम पर वो लड़ते रहे हमेशा, तो वो था मेन थीम भारतीय सभ्यता की नैतिक श्रेष्ठता और उसकी मजबूत संस्कृति नींव। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। एक बार आप पूरी तरह से आप देखेंगे, ये पूरा PDF आपको मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसको बढ़िया से देखेंगे, ताकि आपको चल के बहुत फायदा आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।